नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। हमने कई सारे ऐसे इंटरव्यू सेशन में चर्चा की है यूपीएससी सीएससी की जर्नी के लिए, क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाए। लेकिन आज इस इंटरव्यू सेशन में हम चर्चा करेंगे पोस्ट यूपीएससी सीएससी, एक रियल टाइम वर्क आईएएस ऑफिसर का। इस तमाम पहलू पर चर्चा करने के लिए हम सभी के साथ मौजूद हैं श्री विशु महाजन जी, आईएएस। ही इज करंटली पोस्टेड इन तमिलनाडु कैडर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टडी आईक्यू पे। Thank you, Divyanshi. Glad to be with you. Glad to be here. सर जैसे हमने कहा कि हम आज चर्चा करेंगे एक रियल टाइम वर्क आईएएस ऑफिसर का क्या होता है, लेकिन उससे पहले सर हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। यूपीएससी सीएससी की जर्नी शुरू कहाँ से हुई आपकी? So, I am from Chandigarh and मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था एंड उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में मैं जॉब कर रहा था और उसके बाद आई हैड discussed with a few friends about UPSC and हम लोगों ने साथ में डिसाइड किया कि we'll take one attempt at the exam and then I quit my job and I prepared in Delhi. And then first attempt I could not clear and in the second attempt I made it to the IAS. Nothing very बहुत ज़्यादा खास नहीं है कुछ, मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड मेरा जो जर्नी था बहुत ही स्टैंडर्ड था. आई जॉइंड अ कोचिंग इन दिल्ली, आई प्रिपेयर्ड एंड I was thorough with my optional. I think my optional is what got me through. Yeah, so that's about it. Nothing very special. So can we know about the motivation that has struck you to prepare for UPSC CSE? Because as you said, you were working in company. Yeah. तो मोटिवेशन तो स्टैंडर्ड वही होता है कि समथिंग एवरीवन वांट्स टू do something which has relevance to the real world and which kind of makes an impact that gives you some kind of a satisfaction, and that is definitely there. Plus although I did not know much about what the job entails or IS में actually क्या होता है, क्या postings होती हैं, I did not even know that, but that only a brief idea was there कि ऐसा है और कुछ भी आपने अगर सोसाइटी में चेंज करना है तो इट इज़ द प्लेस टू बी, बिकॉज यू कैन एक्चुअली impact policy, you can make a change in a policy or a decision that will impact a large number of people. तो आपके काम का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपको दिखता है, उससे आपको सेटिस्फेक्शन होता है, तो वही एक ब्रॉड मोटिव रहता है. उसके अलावा ऑब्वियसली इट इज़ अ good career personally also because it gives you a lot of opportunity for self learning, growth. You see the working of Indian government, Indian society, Indian democracy at very close quarters. You get very close to how the society functions and how democracy functions in India. So it is also a very good place for personal growth and experiential learning. सर हम सभी को पता है यूपीएससी सीएससी की जर्नी बहुत ही रिगरस होती है। कहा जाता है कि जब आप इस प्रिपरेशन में आते हैं तो आपको अपना मोटिव क्लियर होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि दे आर नॉट वेरी क्लियर विद द मोटिव, जैसे आपने भी बताया कि यू आर नॉट वेरी मच अक्वाइंटेड विद द जॉब। इज इट वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स बिफोर गेटिंग इनटू द प्रिपरेशन? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में हमें मोटिव क्लियर होता है कि नहीं. आई डोंट नो, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th 12th जब आप डिसीजन लेते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं या कॉलेज में कौन सा डिपार्टमेंट आप चूज करना चाहते हैं, ऑल दीज आर डिसीजंस बेस्ड ऑन वट एवर लिमिटेड इंफॉर्मेशन यू हैव. और इवन यूपीएससी में ऐसा ही है. आप जब यूपीएससी के एग्जाम लिखते हैं, आई डोंट थिंक बहुत लोगों को पता होता होगा कि इसमें इतनी सारी सर्विसेज के लिए इस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होता है और उस किस किस सर्विस में क्या काम होता है, इतना वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं होता है कोई भी. तो I don't think it is necessary to be very clear about your motive. In fact, I think sometimes it might be counterproductive जब आप एक बहुत ही focused और नैरो इंटेंट के साथ इसमें जाते हो कि हाँ मैं तो आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं तो इसी कार्डर में आना चाहता हूँ, विच माइट सॉर्ट ऑफ, अगर आप उसकी जगह आपको रेवेन्यू सर्विस मिल जाता है या कोई और सर्विस मिल जाती है तो आप यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद दैट, बट इट माइट हैपन दैट यू एक्चुअली लाइक दैट जॉब मोर. तो it might actually also be counterproductive at some level to have a very focused or a very
although it will give you more clarity and more intensity in your study, but at the same time, I don't think anyone can process this much information, understand about all the 26-30 services, everything that one does in their entire career in those services, and then take an informed decision कि हाँ मैं तो यही करना चाहता हूँ. So at some level it is a vague fascination, a vague understanding of what the job entails, and a personal push that you just कि करना है, अब करना है. तो it, I don't think it's anyone is that well informed at that level when you are getting into your preparation. So it is fine if you don't have a very clear motivation, it is fine. सर आगे बढ़ते और बात करते हैं. कई बार ऐसे कहा जाता है कि यू मस्ट इनकलकेट फ्यू क्वालिटीज जो बहुत आपकी ज़रूरी हैं इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान. सो डू यू थिंक दैट एस्पिरेंट्स मस्ट असेस देमसेल्व्स बिफोर गेटिंग इनटू द प्रिपरेशन? नहीं, अगेन दिस इज अ, मुझे लगता है कि ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, और आप किसी ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि अगर आप में ये क्वालिटीज हैं तो ही आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि you change over that period, and in fact on an average everyone gives 2 or 3 attempts, which is like 3 to 4 years, and within those 3 to 4 years itself आप बहुत खुद में आप चेंज महसूस करते हैं, आपकी खुद की क्वालिटीज, आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है. एंड in fact this the preparation itself changes you a lot, because you read about so many things. It makes you come out, you know, wiser, and you grow as a person through the preparation itself. So I don't think there is a fixed set of qualities that you need to have to succeed in the exam, because you grow and learn as you prepare. So you understand what is required of the exam, and then you adapt. So it is more important to be adaptive and go with the flow and change accordingly, instead of saying कि नहीं अगर ये क्वालिटीज हैं तो ही आप कर पाओगे. बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक अवे सर की लाइन से कि अडेप्टिव रहना है एंड यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस एंड गो विद द फ्लो. सर आगे बढ़ते और पोस्ट यूपीएससी सीएससी की जो जर्नी होती है उस पर बात करते हैं. लबासना के बाद जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, जो मेंटोरशिप प्रोग्राम भी कहते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जहाँ पे भी पोस्टेड होते हैं, अब उसके बारे में इफ यू कैन शेयर सम एक्सपीरियंसेस. डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है ट्रेनिंग का. इनफैक्ट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, बिकॉज यू सी व्हाट इज हैपनिंग एंड इट सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर्स यू, इट सेट्स यू फॉर योर फर्स्ट पोस्टिंग एट लीस्ट. क्योंकि जो आप उस टाइम पे सीखते हो, जो आप देखते हो डिस्ट्रिक्ट में, जैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, जैसे ऑफिसर्स बिहेव कर रहे हैं, कैसे वो डील करते हैं चीज़ों के साथ, इट स्टिक्स विद यू. आप जितना मर्जी आप किताब में पढ़ लीजिए, जितना मर्जी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन एक्चुअली जो ग्राउंड पे हो रहा होता है, जब आप उसको आप अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, तो वही चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है और आप वही इमिटेट करते हैं. सो इट इज़ बेसिकली you learn from people who are in the act of administration, and you then imitate them basically, and you try to add your own flavor to it. तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग बेसिकली 8 से 9 महीने की रहती है, और उसके अंदर एक फॉर्मल शेड्यूल भी होता है, डिपेंडिंग ऑन दी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट वेरी करता है. स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं. आप हर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिपार्टमेंट के साथ अटैच होते हो, उनका काम देखते हो, उनकी स्कीम्स के बारे में पता करते हो, क्या कौन कौन ऑफिशियल्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, वो आपको पता चलता है. मेनली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इंस्टीट्यूशन है और जो एक एसडीएम की इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि एसडीएम जो है वो आईएएस में आपका पहला पोस्टिंग होता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा और क्लोजली जानते हैं. और बहुत सारी स्टेट्स में आपको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जाता है. थोड़ी देर के लिए एक तहसीलदार का पोस्ट भी हैंडल करते हैं 1-2 महीने के लिए, या फिर एसडीएम का पोस्ट भी हैंडल करते हैं. तो अराउंड 8 to 9 months a snapshot of various departments in the district. So that is district training. सर जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है, उसके बारे में अगर आप हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें. तो जैसे मैंने कहा, ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट पोस्टिंग बेसिकली एज एसडीएम होती है. उसको कई जगह पर सब कलेक्टर बोला जाता है, और कई जगह पर एसडीएम बोला जाता है. तो एसडीएम का रोल बेसिकली इट इज रिलेटेड टू 1 लॉ एंड ऑर्डर, सेकंड लैंड रेवेन्यू. अगेन इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट मैं तमिलनाडु का बता सकता हूँ. तो आपका मेन है लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली लैंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो किसी टाइम पर
लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, तो उस टाइम पे रेवेन्यू कलेक्शन वाज द मेन जॉब. बट अभी लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की, कौन सी जमीन किसकी है, उसका रिकॉर्ड मैनेजमेंट, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, उससे रिलेटेड केसेस, अपील्स. So land administration is one main job. The second is law and order, maintenance of law and order, जिसके अंदर आप बेसिकली CRPC को इम्प्लीमेंट करते हैं और पुलिस के साथ किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं. और ओवरऑल यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दैट सब डिविजन. तो किसी भी डिपार्टमेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू आर लाइक द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज, बिकॉज एज वी नो there are many problems in interdepartmental coordination because there is no mechanism for interdepartmental coordination as such. तो जो SDM की पोस्ट है और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट है, ये बहुत ही क्रूशियल होते हैं in terms of coordination between different departments. तो मेनली ये 3 रोल होते हैं. और जो एडहॉक काम आता है टाइम टू टाइम विच इज वेरी इंटेंसिव शॉर्ट टर्म इज 1 इलेक्शंस एंड 2 डिजास्टर मैनेजमेंट. तो तमिलनाडु की जैसे कोस्टल लाइन बहुत ही वल्नरेबल है. हर साल साइक्लोन आता है, हर साल रेनफॉल और फ्लड्स, उस टाइप की चीजें होती हैं. एंड इलेक्शंस आर रिकरिंग, देयर आर लोकल बॉडी इलेक्शंस, स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं. तो लार्जली दिस इज द रोल at the subdivisional level in the first post. So right now you're posted in Chennai. कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें which you have really found it challenging and that too in the COVID times. चेन्नई में तो अभी मुझे अराउंड 2 वीक्स ही हुआ है. आई वाज पोस्टेड रिसेंटली टू चेन्नई कॉर्पोरेशन एज अ डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एंड फाइनेंस. सो कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक when it started that was the most challenging period because no one knew what is happening. Right now systems are set, but जैसे आप देख रहे हैं कि second wave में it sort of the virus behaved differently, the pandemic behaved differently because there was more oxygen demand, younger people were getting affected. But what was more challenging was the first wave when actually it struck and actually it started. That time I was SDM in a division called Chidambaram, which is in Kadalur district, again a coastal district frequently visited by cyclones and floods and tsunami in 2004. So although people there are used to sort of disruption of life during disasters, but this was something new that no one had seen before and no one had seen for almost 100 years. So everything about it was challenging. You have to establish everything from scratch, whether it is about SOPs of infection control, mask enforcement, lockdown management. लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट ही नया था, उसका क्या पर्पस है, कब तक चलेगा, कब तक चलना चाहिए, उससे जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट हो रहा है, is that justified? So everything was challenging, every question was challenging, every question had both answers. You could go with any kind of decision and you could justify any decision. But so I cannot particularly point to a challenge, but everything about COVID management was when it started was challenging, from tracking positive cases, tracing their contacts, isolating them. Some of them got violent, some of them got depressed. Material management, manpower management. There were not enough nurses, there were not enough doctors, there were not enough beds. Isolating people. Then doctors started getting infected. Migrant laborers and movement of migrant laborers back to their homes when they knew that economy was not going to open anytime soon and they wanted to go back home and there was no way they could have sustained their life there. So every day was a new challenge. So these were what we actually saw on the ground, and there was no institutional memory, there was no reference point which we had to refer to take decisions. Everything was being decided on the go and learning on the go. So जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. जैसे आपने भी मेंशन किया कि कई स्टेट्स में फॉर द न्यू ऑफिसर्स उन्हें इंडिपेंडेंट चार्जेस भी मिलते हैं. कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड पे लीडरशिप? एक्चुअली एक बहुत ही यूज्ड या अब्यूज्ड टर्म है, एंड एवरीवन हैज देयर ओन डेफिनेशंस, एवरीवन हैज देयर ओन इंटरप्रिटेशंस. And management classes, management theories are full of talks about leadership and management, the difference between a manager and an administrator and a leader.
बट मेरे हिसाब से ऑल्दो मैंने आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड है, मैंने खुद की कोई डेफिनेशन बनाई नहीं है, बट आई थिंक एज अ लीडर in as a young IS officer in a subdivision or in a district, what it means is to give vision to people. There are a lot of people working for you, there are a lot of officers, there are a lot of subordinate staff who are working, and they need some guidance, they need some vision. If you can provide that and sort of protect them from backlash from various things, I think that makes you a good leader. Basically, you give them vision, you tell very clearly what is to be done, and if it fails, you take responsibility and you protect them. I think that is what it means to be. For a young IAS officer, sir, इंटरेक्शन विद द पॉलिटिशियंस, ये भी इसके भी कई सारे डायमेंशंस होते हैं, तो जो एस्पायरिंग है उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि तो इंटरेक्शन विद, अगेन दिस इज वेरी पोस्ट डिपेंडेंट. Depending on what post you are in, you might have more interaction with politicians or less interaction. As an SDM in Tamil Nadu, there is not much interaction with politicians, and whatever there is, my understanding till now has been that this subject is sort of blown out of proportion. There is a lot of common ground where both bureaucracy and politicians can find common cause and deliver public good. So whatever differences are there, they are overemphasized, and whatever common ground there is to do good is underemphasized. So if you think of incentives for an IS officer who has gone through the rigors of the process and the preparation, who is working in a faraway place from his home, the incentive for him is a good reputation, a good name, doing something good that benefits people where he is serving. Similarly, for a politician, is basically to gather votes or to earn the trust of the people and to come back to power in the next election. He also needs to deliver public good, he also needs to deliver public services, and people need to have good faith and trust in that person. So I think there needs to be more focus on where the incentives are aligned and less on where it is not aligned. Obviously, as you grow in service, as you go up to district collector and then to a secretariat as a secretary, you will directly be interacting more, and there might be more friction. So but I still feel that there is a lot of common ground where which can be covered and good can be done. सर, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जो सबसे पहला दिमाग में आता है वो है लॉ एंड ऑर्डर. बेशक इसके कई सारे पहलू होते हैं, कई सारे डायमेंशंस होते हैं, बट अगर उसके कुछ डायमेंशंस आप हम सभी के साथ शेयर कर सकें. Law and order again is very state dependent. Tamil Nadu is largely a peaceful state, and we don't have recurring riots or very volatile situations. So on a daily basis, I can only talk from personal experience. You get only some small issue in some locality where it arises out of an underlying cause. Any kind of law and order situation does not arise out of nowhere. There is an underlying cause which needs to be addressed, and once you identify that and you rectify that, it is taken care of. So there are two levels to it. One is immediately diffusing a volatile situation, and then it is about addressing the underlying cause. For diffusing the existing or the superficial, the situation that you perceive immediately, that requires a good understanding of CRPC and a good relationship with the police, a good relationship or a good name or trust with the local population. If you have those and you directly talk to people, you are accessible, you will find that you'll be able to diffuse any kind of volatile situation, and after that you will get a breathing space to
look at what caused it and why it happened, and then you can address that underlying cause. For example, in a particular locality, there might be a drinking water problem that has been going up on and sort of burning up for many days, and it didn't come to anyone's knowledge, or even if it came to anyone's knowledge, it had not been addressed. So once you diffuse the immediate issue, let's say you sort of send a water tanker or a water lorry there, and the immediate need is taken care of, then you can address the underlying systemic problem, whether it's a problem of an overhead tank that needs to be repaired or a pipeline that needs to be provided. So I think there are two levels to any kind of a law and order situation. But yeah, that is like part and parcel of the SDM's job, and all these kinds of situations keep happening, and it could come uh, at unearthly hours in the night or anything. So I think, yeah, that's my take on it. So we all are very aware about the fact कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे पैंडमिक में काम किया है एंड दे आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स. आपने भी कई सारे चैलेंजेस बताए, रिसोर्सेज के चैलेंज थे, मैन पावर चैलेंज थे, बट क्या आप हमारे साथ इंसाइट शेयर कर सकते हैं हाउ डिफरेंट अथॉरिटीज विद इन द डिस्ट्रिक्ट वर कोऑर्डिनेटिंग मैनेजिंग दिस इंटायर पैंडमिक? So COVID response required, like any disaster, concerted effort from all departments. First of all, the delineation of roles, since pandemic is not something that you see every time, so the delineation of roles and fixing of responsibility was something that took time and took some time for systems to be established, that who is supposed to do what. Obviously there was the medical services, which is provided by the medical services department in terms of provision of hospital beds or hospitals as such. Then there is the public health department, or the department which takes care of which had the responsibility of picking up cases, identifying cases, doing contact tracing, and isolating the cases, mobilizing them to the hospitals. So there was a very smooth coordination required between public health department and medical services department. Then there was lockdown enforcement, which required the coordination between the local revenue department, that is the SDMs, Tahsildars, and the police department. Then there was the management of relief works for migrant laborers or homeless or destitute people, which required inputs from the social welfare department, or the person with disability, which is a separate department in Tamil Nadu. All these departments had to come together, roles had to be delineated, and coordination from a day-to-day point of view happens generally through a control room, where representatives from all departments sit, and there are multiple lines for people to call and send their requests, and those are directed to the necessary department. So having a good centralized control room, a very strong centralized control room, is something that helps in coordination during a disaster. I think that's common for all disasters, including the pandemic. सर, आपने कोविड वॉर रूम्स की बात की, तो कैन वी नो हाउ कोविड वॉर रूम्स आर ऑपरेटिंग? Like I said, there are separate teams for each and every task. So there will be one team who will be coordinating the compilation of test results from various labs. Private labs will be doing COVID tests, government labs will be doing COVID tests. And once these lists are ready, they are sent to the field level public health department officials, who will mobilize these cases, who will do the triaging or the screening and decide whether he's fit for home, whether the patient is fit for home isolation or needs to be mobilized to a hospital or needs to be sent to a ICU or something. So that is one part. Then there will be complaints that will be coming about, for example, let's say essential items, shortage of essential items in a particular place. So that will be coordinated by the local revenue department and the police department. There will be complaints about violation of SOPs, protocols, that again will be handled by the police department. So there will be small teams handling independent tasks, and if there are coordination required, they'll be discussing it across the table in that control room. So generally there'll be, again, these are all tasks given on ad hoc basis. Basically, you pool all the manpower, all the human resources, and give COVID related work to almost every department, starting from agriculture to horticulture to fisheries
to animal husbandry, to rural development, municipalities, police. So there are education department, there is Anganwadis, there is noon meal centers. There is so much staff in the district, and you need to utilize all that manpower and give everyone some role and responsibility and fix that responsibility. सर आपने डिलीनिएशन ऑफ रोल्स की बात की थी, एक बहुत ही ज़रूरी वैक्सीनेशन के बारे में किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे भी आप पोस्टेड थे इससे पहले एंड नाउ वेयर यू आर पोस्टेड व्हाट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग इन द वेक ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी अमंग द पीपल? Vaccine hesitancy was there initially. Now, when I was in Chidambaram, vaccine was not there. After that, I was posted in Chennai for some time in a non-COVID related department. So that's when vaccines came, and initially there was hesitancy, but I think it's that message has sort of spread, at least in bigger cities, that vaccines are required and vaccines are working. So now we've seen experience from different countries where vaccines have worked, and now the cases have dropped and the vaccination rates are high. Same thing is now been experienced in India also, and I think that slowly it's a slow process. So for addressing hesitancy at the local level, governments are engaging, social are engaging with people on social media through regular media, and engaging celebrities or icons who can spread that message. I think slowly that message also spreads by word of mouth, and it's a slow process. So I think it's just communication again and again through various channels, through various mechanisms, just communicating the same to people again and again, and explaining the scientific research in simple terms through various channels. So I think all governments are doing that, and slowly that hesitancy is also going away, and slowly, and also because of the second wave and how it was so severe, I think that itself sent a message in the society that vaccines are the way ahead. सर अभी हम केसेस देख रहे हैं, शहर से ज़्यादा जो गांव हैं वहाँ पे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं. हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू डील विद द कोविड केसेस इन रूरल एरियाज rather than urban areas? Rural areas tough because of requirement of basic infrastructure. Again, that will vary from state to state, but a basic PHC, will have around 10 beds. Block level and upgraded PHC will have around 30 beds, and the PHC will be dealing with regular maternal and child health. So COVID management in a PHC becomes difficult because there are existing services, emergency services, which cannot be stopped. You cannot, send antenatal mothers to some other place, because that's the place where deliveries have to take place. And so infection control or segregation or separation of isolation wards becomes difficult in those places. So you have to transport patients to the district headquarters. This transportation takes time. It requires huge logistics. It requires ambulances. It requires vehicles. It requires willingness on part of the person to, first of all, accept that he is infected and risks a chance of infecting others, because a lot of cases were asymptomatic. People were not willing to admit themselves in, whether it is COVID care centers or hospitals, because people felt that they were not suffering from any disease. Home isolation in rural areas becomes a problem because people are living in one or two rooms. Everyone is living together. There are large families. There are not separate rooms with a separate toilet, which we have the luxury of. So again, home isolation is a problem. So both from the point of view of case management and treating the patient, and the logistics of it is a challenge in rural areas, and you have to depend on the nearest urban cluster for various services. सर तमिलनाडु की स्पेसिफिकली बात करें तो इट हैज स्ट्रॉन्ग अर्बन एंड रूरल बॉडीज. किस तरीके से आज कोविड के समय में दे आर वर्किंग? It's mostly the local bodies which have been responding to the
setting up of, whether it is contact tracing or setting up of COVID care centers, mobilizing patients from their homes to the COVID care center or the hospital. In fact, Chennai Corporation has been at the forefront, and the entire case management, starting from the testing of a particular person to identification of a positive case to triaging and deciding how that case is to be treated, management of the case if he is in home isolation, providing medicines, oxygen, or food and sanitation at the COVID care centers, setting up of temporary COVID care centers, and shifting of the patient to hospitals, uh, mobilizing civil society support, mobilizing donations, purchasing oxygen concentrators or various other material requirements, PPE kits, masks. Everything is being done by the local body only. So local bodies are the, or because most of the uh, expenditure of finances also happens from there. सर लॉकडाउन्स आर वेरी प्रोमिनेंट टू ब्रेक द चेन। अभी भी इंडिया में कई जगह बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे लॉकडाउन है। किस तरीके से जब समय आपसे बात करूँ, how lockdowns are implemented ensuring all the basic amenities are met with the people? Lockdown has seen multiple versions. So there are versions of lockdown where everything is closed. There are versions of lockdown where essential shops are open. uh, the, there are three opposing factors here. One is disease control, in which lockdown helps. Second is provision of essentials which cannot be stopped during a lockdown. And third is livelihood. These are the three uh, key pulls and pressures which decide till what time you should lock down, how strict should the lockdown be. So we've seen various versions of lockdowns over the last 1 year, and uh, during the strictest of lockdowns, where even in the last 2 weeks, when even grocery shops had been closed in in Chennai at least, grocery shops had been closed, vegetable shops had been closed. This required massive mobilization of traders to go house to house to get into streets and sell goods. So what we did in the last 2 weeks is basically started providing passes and permissions to traders to get into streets and start coming out of their shops, use mobile vehicles and get into streets and sell on the streets, so that crowding is less. So in a locality, if there are, let's say, 50 streets, there will be only one street where the market will be concentrated, and if everyone comes there, there is crowding. By this way, we ensured that crowding is less and the people are spaced out and purchase of essentials happens in a spaced out manner. This is one. And then of course enforcing lockdown and curtailing unnecessarily travel itself is a challenge, because people inevitably moved out. Mask enforcement had to be done. Masks eventually became like a seat belt or a helmet issue, where you see a policeman standing on the road and you put the mask, and as soon as you go out you remove the mask. But so enforcement of appropriate COVID appropriate behavior itself was a challenge, where you have to strike a balance between not being too harsh or too strict on public who are anyway suffering the consequences of a lockdown, but at the same time ensuring that appropriate behavior is followed. So mask compliance itself was a huge challenge, where in Chennai we have around 30 interdepartmental enforcement teams who move around in vehicles across streets and ensure that everyone is wearing masks, and if they are not, then fines. Even fine collection becomes a problem, because a laborer who's not even getting work now, and you cannot even collect fine from him. So that's the kind of pulls and pressures in a lockdown, where you have to maintain a balance between all these opposing forces. So how ICT technology is being used in COVID management? IT is being used at various levels.
along with existing technology tools, WhatsApp is a huge coordination tool and a very powerful coordination tool. You have so many groups for each and every task. For, like I said, for, let's say, for lockdown enforcement, a separate group. For COVID care center management, there'll be a separate group, and it brings together different people from different departments who are working on it, and there is instant messaging. So sometimes now we wonder how communication would have happened if the same pandemic happened, let's say, some 30 years ago, when there was not even maybe emails to communicate instantly, and you have to communicate either through landline phones to whoever has a landline phone, or through letters. So basic technology which is ubiquitous now is itself a huge help. Apart from that, specific apps, specific web applications, specific MIS systems were also developed for patient management and for managing the control room. So almost every particular requirement where a separate software application was required, it was used. A pass system was made online. People applied for e-pass and traveled. Almost every requirement had a separate IT tool being implemented, and it was used on a huge scale. Basic data management, analysis of COVID data, positivity rates, and taking policy decisions based on that. Everything utilized some technology at some level. सर, अभी तक तो हमने बात की कोविड मैनेजमेंट की। तमिलनाडु की बात करें तो 2021 में स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी थे। हाउ चैलेंजिंग इट वाज टू मैनेज कोविड अलोंग विद द स्टेट असेंबली इलेक्शंस? तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इलेक्शन में जनरली एक ही दिन में आप देखते हैं कि एक स्टेट के ऑलमोस्ट 75 से 80% लोग बाहर आके वोट करते हैं, तो ऑब्वियसली देयर वर चांसेस ऑफ क्राउडिंग। तो पोल डे पे और काउंटिंग डे पे स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये कोशिश की, और इलेक्शन कमीशन की ये एफर्ट था कि क्राउडिंग कम से कम हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस वर इंक्रीज्ड। जनरली एक पोलिंग स्टेशन में जो लिमिट होती है नंबर ऑफ इलेक्टर्स की, वो 1500 की होती है। इट वाज कट टू 1000 एंड द नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन वाज इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट बाय 50%। तो इससे ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा स्पेसिंग आउट हो गई थी और बहुत ज्यादा क्राउड्स भी नहीं देखने को मिले। प्लस जो पुलिस डिप्लॉयमेंट था, दैट वाज स्ट्रेंथन्ड टू इंश्योर दैट क्यूज में बहुत ज्यादा क्राउडिंग ना हो और लोग डिस्टेंस मेंटेन कर क्यू में खड़े हों। और जो टाइमिंग था इलेक्शन का, वो भी एक्सटेंड किया गया था। जनरली 5 बजे जो खत्म होता है, उसको 6 से लेके 7 बजे तक कर दिया गया था। इसमें कुछ और चैलेंजेस थे। दूसरा ये था कि कोविड पेशेंट्स हैं या जो क्वारंटाइंड हैं, वो कैसे वोट करेंगे। तो उसमें भी 2 ऑप्शंस दी गई थी। एक तो वो घर पे ही वोट कर सकते हैं, तो उसके लिए टीम्स बनाई गई थी जो पोस्टल बैलेट्स उनके घर तक लेके गई और उन्होंने पोस्टल बैलेट पर वोट किया और वो पोस्टल बैलेट काउंट हुआ। दूसरा ये किया गया था कि जो 6 से 7 का टाइम था, जो लास्ट 1 आवर था, उसमें टाइम दिया गया था जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो भी पोलिंग पर स्टेशन पर आ सकते हैं। वो पीपी किट पोलिंग स्टेशन पर आकर एम्बुलेंस में आते हैं, पीपी किट पहनते हैं, और अंदर के जो पोलिंग पर्सनल हैं वो भी उस टाइम पीपी किट पहनकर बैठते हैं और बेसिकली इस प्रकार से वो वोट कर सकते हैं। तो ये वोटिंग वाला था। और काउंटिंग के टाइम पे सिमिलरली ये इंस्ट्रक्शन, जनरली एक काउंटिंग सेंटर में 14 टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, 14 टेबल लगते हैं काउंटिंग के लिए। इस बार कोविड के कारण 7 टेबल का इंस्ट्रक्शन था कि 7 टेबल से ज्यादा एक हॉल में नहीं लगेंगे। तो हॉल स्प्लिट अप किए गए, जिसके कारण नंबर ऑफ राउंड्स इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ जो रिक्वायरमेंट ऑफ काउंटिंग स्टाफ थी वो इंक्रीज हुई। इसके अलावा जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनका सबका, क्यों काउंटिंग एजेंट्स जो होते हैं उनका सबका कोविड टेस्ट किया गया टू इंश्योर कि कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति काउंटिंग हॉल में ना आ जाए। सारे काउंटिंग स्टाफ का टेस्ट हुआ, जो पॉजिटिव निकले उनको रिप्लेस किया गया काउंटिंग डे के पहले ही। और वैक्सीन कैंप्स भी लगाए गए इन लोगों के लिए ताकि दे आर प्रोटेक्टेड। और
हमारे काउंटिंग के बाद सिर्फ एक उस एक काउंटिंग हॉल में अराउंड 200 से 250 लोग होंगे, बट सिर्फ एक केस आया था उसके बाद कोविड का, और वो भी हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि काउंटिंग हॉल में इन्फेक्ट हुआ या कहीं और इन्फेक्ट हुआ। तो आई थिंक ये सब स्टेप्स लिए गए काफी प्रोएक्टिवली, और मैं सिर्फ आपको पोलिंग डे और काउंटिंग डे का बता सकता हूँ, क्योंकि उसके पहले मैं इन्वॉल्व नहीं था इलेक्शन में। So how difficult it is to create work-life balance इतने testing times में when you have to be on an alert mode for 24/7? दिस डिपेंड्स अ लॉट ऑन आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और कुछ पोस्ट होती हैं जहाँ पर काम इज जो काम है वो आपका 10 to 6 भी हो सकता है, बट कुछ पोस्ट होती हैं जहाँ पर स्पेशली जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इन्वॉल्व होता है, या डिजास्टर मैनेजमेंट और इलेक्शन जैसी चीजें होती हैं जहाँ पर दी वर्किंग आवर्स स्ट्रेच फॉर मे बी 14 hours to 16 hours ऑल्सो। तो डे टू डे बेसिस पे वर्क लाइफ बैलेंस तो मुश्किल हो जाता है ऐसे पीरियड्स में, बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज अगर आप देखें अक्रॉस योर करियर, तो देर आर टाइम्स एंड पोस्टिंग्स वेयर यू कैन हैव टाइम फॉर योर सेल्फ एंड फॉर फैमिली, एंड देर आर पोस्टिंग्स जहां पर कुछ कुछ महीने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बट आई थिंक ऑन एन एवरेज इट बैलेंसेस आउट। सर, हमने कोविड मैनेजमेंट, पोस्ट यूपीएससी लाइफ, जो डिफरेंट रोल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बारे में चर्चाएं की। सर, आप कुछ वर्ड्स, कुछ मैसेज देना चाहते हैं उन सभी यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स को? नहीं, मैं मतलब ऑलरेडी देयर इज lot of material to consume, and lot of advice on UPSC, how to crack UPSC. I can only talk about my personal experience and what helped me. I cannot give a generic advice that would help everyone, but from in my experience what helped me was one is focus, and second is like consistency. सो आप उस पीरियड के लिए बेसिकली अगर फोकस्ड रह सकते हैं और कंसिस्टेंट रह सकते हैं अपने स्टडीज़ को लेके, तो आई थिंक दैट विल हेल्प डिस्पाइट दी अनसर्टेनिटीज, इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स। आई थिंक ये दो क्वालिटीज़ हैं जो आपको इनकलकेट करनी चाहिए, और थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ या जो भी लेजर टाइम है उसको रिस्ट्रिक्ट करके, ऑल्दो that is also important to sort of ease off and take some time out in a week, but I think it's very important to be focused and very important to be consistent across your this thing. And one more point that really helped me was whenever I was studying, I had in my mind how this will be revised, because अगर आप आज कुछ पढ़ रहे हैं और कल वो रिवाइज करने के लिए आपको दोबारा पूरा का पूरा पढ़ना पड़ रहा है, तो वो पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा आपके पास उतना समय नहीं होगा। आप 1 महीना लगाकर अगर एक बुक पढ़ते हैं, आप दोबारा एग्जाम के जस्ट पहले 1 महीना लगाकर सेम बुक नहीं पढ़ पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान रिविजन। तो वो चाहे आप नोट्स से कीजिए, चाहे आप बुक में अंडरलाइन करके कीजिए, इवेंचुअली एग्जाम के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आपके पास हैंडी रेफरेंस होना चाहिए, जिसको यूज करके आप जो भी आपने 1 साल में पढ़ा या 2 साल में पढ़ा उसको रिवाइज कर सकें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन, अपने सभी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। वी सल्यूट ऑल द ऑफिसर्स हु आर इन द फ्रंट लाइन फाइटिंग विद द पैंडेमिक। सो थैंक यू सो मच सर, एंड वी विश यू ग्रेट हेल्थ। Thank you so much. Thank you.